नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने YouTube चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हे फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक फिर से एक स्टार्ट करते हैं जो रिट में नया शामिल किया गया है। पादपोर जंतुओं का जो संगठन स्तर होता है या सजीव जगत में जो संगठन स्तर होता है उसका जो नया वीडियो है वो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नई नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइबर ही हमें मोटिवेट करते हैं और हमें कुछ नया और आगे बढ़ने की जो शक्ति प्रदान करते हैं। अब भी अपनी मंजिलें दूर हैं लेकिन बहुत जल्दी पास में आने वाली हैं, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियोस और नए टॉपिक्स प्लस जो इम्पोर्टेंट सामग्री है जो आपके सामने मैं डाल रही हूँ वो आपको सफल बनाने में, आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाने में आपकी बहुत मदद करेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पादपों जंतुओं का संगठन स्तर, सजीवों में जो संगठन स्तर होता है उसका। अभी अपने से पूछा जाए सजीव क्या होते हैं, सजीव होते क्या हैं? सजीव होते हैं जो जीव होते हैं जो चलना फिरना, खाना पीना, और मेन तौर पर जो सजीवों की व्याख्या है या फिर सजीवों की जो डेफिनेशन है, जो श्वास लेते हैं, हिलते डुलते हैं, वो क्या होते हैं? सजीव। क्या होते हैं? सजीव। जो श्वसन प्रक्रिया में भागीदार होते हैं या जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं उनको कहा जाता है सजीव। सजीवों के शरीर कई इकाइयों से मिलकर कार्य करता है जो निम्न प्रकार से हैं। सजीव होते हैं, पौधे भी सजीव होते हैं। अभी आप बोलोगे पौधे चलते नहीं हैं, पौधे भी चलते हैं, पौधे भी चलते हैं, पौधे भी श्वसन करते हैं, पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं। सजीवों का शरीर कई इकाइयों से मिलकर कार्य करता है जो कि निम्नानुसार है। सजीव के जो शरीर है उसमें कई तत्व और कई इकाइयां कार्य करती हैं जो आपके सामने दी गई है। श्वसन तंत्र, अभी अपना आ रहा है श्वसन तंत्र। पहला आ रहा है अपना जो सजीव में आता है, जो सजीव का तत्व होता है वो होता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सांस संबंधी अंग, जैसे अपन सांस लेते हैं उससे रिलेटेड जो अंग होते हैं। अभी अपन नॉर्मल तौर पे बिना देखे आप बताओ श्वास किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं। स्वर यंत्र यानी अपने गले से होकर, श्वास नली से होकर अपने फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों से फिर जो शुद्ध वायु है वो हृदय में आती है और हृदय के साथ जो अपना रक्त होता है उसमें मिश्रित होकर पूरे शरीर में फैलती है। तो श्वसन तंत्र में सांस संबंधी जो अंग होते हैं, जैसे नाक हो गया, स्वर यंत्र हो गया। अभी बोले स्वर यंत्र अपने गले में है। स्वर यंत्र श्वास नलिका। अभी अपने को देखते हैं गर्सनी होती है, जो अपने बॉडी की गर्सनी होती है, जो गले से लेके और अपने एपिग्लोटिस जो तंत्र होता है या फिर जो सिस्टम होता है वहाँ तक जाती है। वहाँ तक श्वास नलिका और जो अपने खाने की जो नली होती है वो एक होती है, जिसे क्या कहा जाता है? गर्सनी। गर्सनी में श्वास नली प्लस भोजन, जो भी अपन ग्रहण करते हैं, जल हुआ, भोजन हुआ, वो इसमें होता है। लेकिन जो एपिग्लोटिस जो अपना ढक्कन होता है वो श्वास नली में स्थित होता है, जो श्वास नली में भोजन या फिर अन्य वस्तुएं जाने से रोकता है। तो फेफड़े आदि शामिल होते हैं। शरीर में सभी भागों में गैसों का आदान प्रदान इसी तंत्र का मुख्य कार्य होता है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? अपने जो बॉडी है उसमें जो गैस है, अभी गैस से अपन और बोले नाइट्रोजन हो गई, मीथेन हो गई, वो नहीं है। सिर्फ अपने बॉडी से रिलेटेड दो गैस है, एक CO2 और एक O2। CO2 जो शरीर के भागों से बाहर निकाली जाती है और O2 शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाई जाती है, यानी आदान किया जाता है। O2 का प्रदान किया जाता है CO2 को।
अलग अलग जीवों एवं पादपों में अलग अलग प्रकार का होता है। यह अलग अलग जीव और पादप होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार का होता है। अब ये देख सकते हैं, अब देख सकते हैं, ये मुख हो गया, ये नाक हो गया, नाक से यहाँ पर स्वर यंत्र होता है। ये अपनी गर्सनी हो गई जो सम्मिलित रूप से भोजन और श्वास की एक होती है। यहाँ पर आता है ये एपिग्लोटिस ढक्कन जो श्वास नली में अन्य जो सामग्री जाती है उसको रोकता है, और यहाँ से फिर श्वसन नलिका आती है, श्वसन नलिका में फिर ये फेफड़े आ जाते हैं। चलते हैं आगे। पाचन तंत्र दूसरा क्या है, पहला अपना श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में जो शामिल होते हैं वो आपको बता दिए, नाक हो गया, स्वर यंत्र हो गया, फेफड़े हो गए, और फेफड़ों के द्वारा जो शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है वो मुख्य रूप से कार्य करता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या होता है, जो अपने शरीर में वस्तुएं जा रही हैं, कुछ कीटाणु जा रहे हैं, कुछ अपने बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो तत्व जाते हैं उनका पाचन करना, उनके रूप में यानी उनका पाचन करके उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करना, वो अपना मुख्य उद्देश्य हो गया पाचन तंत्र का। आहार पदार्थों के विशेष घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल आदि से सभी खाद्य पदार्थ बने होते हैं। अभी अपने को पूछा जाए, इससे याद आ गया, बता देती हूँ, संतुलित भोजन में क्या क्या शामिल होता है। संतुलित भोजन में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होती है, विटामिन्स होते हैं, खनिज, लवण होते हैं और जल शामिल होता है। और इन्हीं तत्वों से मिलकर जो अपने खाद्य पदार्थ होते हैं वो बने होते हैं। इन्हीं घटकों का उपयोग करके जीवों का शरीर पादप बने होते हैं। इन्हीं जो घटक है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, तो इन्हीं घटकों का जो प्रयोग करके जीवों का शरीर और पादप बने होते हैं, यानी पेड़ पौधे भी बने होते हैं। ये घटक पाचन के माध्यम से जीवों एवं पादपों का निर्माण करते हैं। ये जो पाचन होता है, पौधों में जल होता है, खनिज लवण भी होते हैं और वसा भी होती है। इन्हीं का पाचन करके वो अपने भोजन अपने है वो प्राप्त करते हैं और उसके बदले अपने को O2 देते हैं, जो क्या होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, जो सूर्य की जो प्रकाश होता है उसमें संपन्न होती है। आहार के घटक व पाचन तंत्र सजीवों में अलग अलग होते हैं। ये आहार के जो घटक होते हैं, पाचन तंत्र होता है, सजीवों में अलग अलग होता है। जैसे कुछ स्थलचर हो गए, कुछ जलचर हो गए, कुछ वायुचर भी हो गए और कुछ पादप हैं जिनमें अलग अलग तरह से होता है। आगे चलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवों में तथा पादपों में उनकी कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जो पोषक तत्व हैं उनका परिवहन होता है किसके माध्यम से, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। जीवों के परिसंचरण तंत्र में हृदय, धमनियां, शिराएं और आदि शामिल होते हैं, जबकि पादपों में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। पादपों में जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? पादपों में जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार के उत्तक होते हैं जो पौधों में पोषक तत्वों का, जल का, ऊर्जा का आदि परिवहन करते हैं। ये उत्तक होते हैं पौधों में। दूसरा आ रहा है परिसंचरण हृदय। अपनी बॉडी में हृदय होता है, धमनियां होती हैं और शिराएं होती हैं। अभी धमनियां और शिराओं में आपको फर्क पता चले। धमनियां होती हैं जो अपने हृदय से, जो अपना हृदय हो गया, अपना हार्ट हो गया, उससे O2 और रक्त का सम्मिलित रूप लेकर, O2 और रक्त का जो सम्मिलित रूप लेकर जो अपने बॉडी के विभिन्न पार्ट्स होते हैं, विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, वहाँ तक पहुँचाती हैं। जबकि शिराएं क्या होती हैं? शिराएं बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, उत्तक हैं या फिर बॉडी के विभिन्न पार्ट्स हैं, वहाँ से अशुद्ध रक्त यानी जिसमें CO2 सम्मिलित होती है और अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं, वो उसमें सम्मिलित रूप लेकर अपने हृदय तक, फेफड़ों तक पहुंचती है और वहां से बाहर निकाल दी जाती है। ये हो गया अपना परिसंचरण तंत्र, यानी हृदय से विभिन्न अंगों तक और विभिन्न अंगों से हृदय तक जो पोषक तत्वों का आदान प्रदान किया जाता है वो होता है परिसंचरण तंत्र। अभी अपने ये हृदय की दिखाती हैं
फुसफुस धमनी, फुसफुस के लिए फुसफुस धमनी, फुसफुस केशिकाएं, फुसफुस के लिए शिरा। ये अपना हृदय है, ये महाशिरा है और ये महाधमनी है। ये हृदय से फुसफुस के अलावा केशिकाएं, ये केशिकाएं होती हैं फुसफुस की छोटी इकाइयां होती हैं केशिकाएं। यहाँ से महाशिरा है, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त को विभिन्न पार्टों से जो हृदय तक लाने का कार्य करती है, और ये धमनियां हैं जो विभिन्न पार्ट से हृदय से विभिन्न पार्ट्स तक शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। अभी धमनी और शिराओं में अंतर बता देती हूँ। शिराओं में कपाट स्थित होते हैं जबकि धमनियों में कपाट स्थित नहीं होते। यानी जैसे अपने शरीर से पैरों से शिराएं आ रही हैं अपने हृदय तक, रक्त को पहुंचाने के लिए उन्हें अधिक पावर की आवश्यकता होती है, तो उनमें कपाट उपस्थित होते हैं। जैसे हृदय कंपन करता है उसी तौर पर हृदय बाहर और अंदर आता है, तो उसका धक्का लगने से हृदय अपने हृदय तक पहुंचता है, रक्त जो अपने हृदय तक पहुंचता है। पहुंचने के लिए उसे अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे ये एक डिब्बा हो गया, ये एक नलिका है, इसमें ये पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से अपन धक्का मारेंगे, ये कपाट खुल के यहाँ पर जाएगा, और जैसे वापस आने की यहाँ से जल वापस आने का कार्य करेगा, ये कपाट बंद हो जाएगा। फिर यहाँ से धक्का लगेगा, पीछे से धक्का लगेगा, आगे जाएगा। ऐसे पहुँचता पहुँचता रक्त अपने हृदय तक पहुँचता है। तो इसमें कपाट होते हैं, धमनियों में कपाट नहीं होते। शिराओं की जो दीवारें होती हैं, जो इनका बाहरी आवरण होता है वो होता है पतला, जबकि धमनियों का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, मोटा, क्योंकि धमनियों में अधिक रक्त दाब लगता है। रक्त दाब क्या लगता है, अधिक है शिराओं के बजाय। अभी अपन देखते हैं कि कोई डॉक्टर चेकअप के लिए ब्लड लेता है, तो वो अपने कहाँ से लेता है, वो अपनी शिरा से लेता है। किससे लेता है, शिराओं से लेता है, जिसमें CO2 सम्मिलित होती है। धमनियां की दीवारें मोटी हो गई और शिराओं की पतली हो गई। धमनियां अपने बॉडी के आंतरिक भागों में पाई जाती हैं, जबकि शिराएं अपने बॉडी के बाहरी भाग में स्थित होती हैं। कौन से भाग में स्थित होती हैं, बाहरी भागों में स्थित होती हैं। ये अपना हो गया। नेक्स्ट अपना आ रहा है उत्सर्जन तंत्र, यानी जो अतिरिक्त जो अपने बॉडी के काम में नहीं आने वाला पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करना, उत्सर्जन तंत्र, यानी बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र। आ रहा है अपना उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र वह मलोत्सर्ग प्रणाली एक जैविक प्रणाली है जो जीवों के भीतर से अनावश्यक एवं खतरनाक पदार्थों को शरीर से हटाती है, जिससे जीवों के शरीर को नुकसान होने से रोका जा सके। यह पादपों में यह क्रिया रंध्रों द्वारा आदि के माध्यम से होती है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है उत्सर्जन तंत्र तथा मलोत्सर्ग प्रणाली क्या है, तो ये एक जैविक प्रणाली होती है। पादपों में यह क्रिया रंध्रों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, यानी पौधों में यह क्रिया किसके द्वारा होती है, रंध्रों द्वारा। रंध्र क्या होते हैं, ये पेड़ हो गया, ये पेड़ है, इसमें छोटे छोटे बाहर की जो छाल आती है उसमें छोटी छोटी बारीक सी रंध्र पाई जाती है, यानी दरार पाई जाती है, उससे उत्सर्जन तंत्र होता है, यानी अनावश्यक जो तत्व हैं वो बाहर निकलते हैं। और ये अपने बॉडी का हो गया। बायां वक्र धमनी, बाईं वक्र शिरा, महाधमनी बाई, मूत्रवाहिनी, मूत्रशिरा, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। यानी ये हो गया। अपने यहाँ किडनियाँ होती हैं, मेन तौर पर जो अपने रक्त छाड़ने का कार्य है वो कहाँ पर होता है, किडनी में। किडनी से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ आता है, मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्रशिरा में पहुँचता है और मूत्रशिरा में इकट्ठा हो जाता है और शीशन या मूत्रमार्गी के द्वारा वह बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपना उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हुआ। अब है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र क्या होता है, यानी एक संतति से दूसरी संतति, यानी एक संतति के द्वारा दूसरी संतति को जन्म देना या फिर उसको उत्पन्न करना। प्रजनन तंत्र में आ रहा है सजीवों के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। जैसे सभी प्रजनन तंत्र हो गए, प्रजनन अंग हो गए। जैसे
लेडीज़ में हो गए अंडाशय हो गया, फीमेल में अंडाशय हो गया, और जो ये है मेल उसमें हो गया शुक्राणु द्वारा, अंडाणु द्वारा जो सम्मिलित रूप होकर एक नए बच्चे को जन्म दिया जाता है वो होता है। इससे सजीव अपनी नई संतति को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। पादपों में यह क्रिया नर एवं मादा के परागण के माध्यम से होती है। नर और मादा का जो परागण होता है उसके माध्यम से प्रजनन तंत्र होता है या प्रजनन तंत्र संपन्न किया जाता है। सभी जीव एवं पादपों के शरीर का निर्माण कुछ विशेष अंगों से मिलकर बना है जो इस प्रकार है। मतलब कुछ पादप होते हैं, कुछ होते हैं, उनमें जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उनका निर्माण अलग अलग तरह से होता है। कोशिका आ गई, उत्तक आ गए, सेल आ गए, टिश्यू आ गया, ऑर्गन आ गया, और ऑर्गन सिस्टम आ गया, फिर बॉडी। यानी सबसे पहले कोशिका बनती है, फिर उत्तक बनते हैं, फिर अंग बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, और फिर बॉडी का निर्माण होता है। अंग तंत्र आपने पढ़ लिए, कोशिका आपकी चल रही है, टिश्यू पढ़ाएंगे, ऑर्गन भी पढ़ाएंगे आपको। अभी आ रही है अपनी कोशिका। कह रही है कोशिका। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई, क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। प्रत्येक जंतु पौधे का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। यानी सबसे पहले शरीर का निर्माण होता है तो पहले क्या बनती है? पहले बनती है कोशिका। इन कोशिकाओं के माध्यम से पौधों तथा जंतुओं में आवश्यक पदार्थों का परिवहन एवं संचरण होता है। आवश्यक पदार्थों के अपना क्या हो गया? उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र। उनमें आवश्यकता क्या है? कोशिकाओं की सभी जो परिसंचरण तंत्र है या फिर सभी ऑर्गन हैं, सभी में एक कोशिका पाई जाती है जिसके द्वारा आवश्यक जो पदार्थ है उनका परिवहन एवं संचरण होता है। एक कोशिकीय है। अब एक कोशिकीय जीव होते क्या? यानी एक कोशिका जिनमें पाई जाती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है एक कोशिकीय, यानी एक कोशिका जिनमें पाई जाती है। कुछ जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, जीवाणु आदि। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों में। और कुछ एक कोशिकीय जीव बताइए, तो एक कोशिकीय जीव होते हैं अपने अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट और जीवाणु। अगला आ रहा है अपना बहुकोशिकीय, यानी जिनमें एक से अधिक कोशिकीय, असंख्य जो भी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय में, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। अभी अपना ना कोशिका कंप्लीट हो चुकी, कोशिका कंप्लीट हो चुकी। नॉर्मल तौर पर कोचिंग सेंटर में बहुत सा कुछ पढ़ाते हैं कि 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर की, कॉर्क में की थी, और उन्होंने ये नाम दिया। फिर नई जो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अपने को नहीं पूछेगा कि क्या है। अभी अपने को ऑप्शन दे दे, जीवाणु में कोशिका पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जीवाणु में कोशिका पाई जाती है प्रोकैरियोटिक। बहुकोशिका में बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका पाई जाती है यूकैरियोटिक। ये इंपॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, ना ही उसके ज़्यादातर जो हैं संबंधित उनसे पूछते हैं। ये अपने को ऑप्शनल टाइप उदाहरण देकर पूछेगा, ठीक है। उत्तक है। उत्तक क्या है? किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा एक विशेष कार्य करते हो। ऐसी कोशिकाएं जो एक समूह में रहकर एक जैसे कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। अधिकांश उत्तकों का आकार एवं आकृति समान होती है, जिनकी कार्य और संख्या समान होती है, आकार एवं आकृति भी समान होगी। अधिकांश उत्तक है उनकी आकृति और आकार भी समान होता है। अगला आ रहा है अपना पादप उत्तक। पादप उत्तक किसी कोमल पौधे के मुलायम तने की स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर चार प्रकार के उत्तक दिखाई देते हैं। तने को, मुलायम तने की स्लाइड आती है बाहर की, उसको देखने पर, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उसमें चार प्रकार के उत्तक दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं?
प्रविभाजी उत्तक, प्रविभाजी उत्तक। इस कारण तने और जड़ की लंबाई बढ़ते हैं। प्रविभाजी उत्तक के द्वारा क्या होता है, तने एवं जड़ की लंबाई बढ़ती है। पौधे में यह उत्तक तने और जड़ के अग्र सिरे या छोर पर स्थित हो, यानी सबसे आगे या सबसे पीछे स्थित होता है, जिससे तने और जड़ की लंबाइयां बढ़ती हैं। त्वचीय उत्तक, दूसरा है त्वचीय उत्तक। पौधों में सबसे बाहर के स्तर पर त्वचीय उत्तक पाया जाता है। जैसे अपनी त्वचा होती है सबसे बाहर, तो त्वचीय उत्तक उसमें पाया जाए। यह उत्तक पौधे के प्रत्येक भाग जैसे तना, पत्ती, फूल, जड़ सभी मतलब सभी का बाहरी आवरण बनाता है। यह उत्तक पौधों की रक्षा के अलावा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि क्रियाओं के लिए O2 + CO2 और जलवाष्प का परिसंचरण भी करता है। कौन सा? त्वचीय उत्तक। त्वचीय, अपनी त्वचा क्या काम आती है? त्वचा जो आंतरिक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं, तो पौधों की जो उत्तक होता है त्वचीय उत्तक, वो O2 CO2 और जलवाष्प का परिसंचरण भी करता है। यह मिट्टी में पानी सोखने में भी सहायता करता है। अब सहवनीय उत्तक, तीसरा आ रहा है अपना सहवनीय उत्तक। प्रविभाजी हो गया, त्वचीय हो गया, तीसरा है सहवनीय उत्तक है। यह उत्तक खनिज लवण, जल तथा भोजन आदि को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम जल तथा खनिज लवण को जल से पत्तियों तक ले जाता है। जाइलम जो उत्तक है वो जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये पौधा है, सपोज दैट अपना ये पौधा है, ठीक है। जल जड़ों में होता है, खनिज लवण भी जड़ों में होते हैं। यहाँ से जाइलम उत्तक है, यहाँ से इनको पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। फ्लोएम यहाँ उत्तक होता है, फ्लोएम यहाँ रहता है, ठीक है। फ्लोएम यहाँ पर रहता है। फ्लोएम यहाँ पर जो बनता है भोजन, उसको विभिन्न भागों तक यानी जड़ों तक, एक तो नीचे से ऊपर ले जाने का कार्य करता है, वो कौन करता है? जाइलम। कौन सा करता है? जाइलम। और एक ऊपर से नीचे लाने का कार्य करता है, वो कौन सा करता है? फ्लोएम। भरण उत्तक, बाहरी त्वचा के भीतर की और भरण उत्तक स्थित होता है, यानी बाहरी त्वचा होती है उसके भीतर की और भरण उत्तक स्थित होता है, यानी बाहरी त्वचा के जो आंतरिक भाग है उसमें भरण उत्तक स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है? पौधों को सहारा देना, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण। पौधों में स्थित मज्जा भी एक भरण उत्तक है, ये इम्पोर्टेंट है। पौधों में स्थित एक मज्जा भी भरण उत्तक होता है। अब आ रहे अपने जंतु उत्तक। पहले कौन से हो गए? पादप उत्तक। दूसरे आ रहे अपना जंतु उत्तक। लगभग सभी बहुकोशिकीय जंतुओं का शरीर 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है। लगभग यानी सभी प्रकार के जीव होते हैं, उनमें 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। एपिथीलियम उत्तक, पहला आ रहा है अपना एपिथीलियम उत्तक। यह शरीर तथा अंगों की सुरक्षा करता है। एपिथीलियम यह शरीर के बाहरी और आंतरिक सतह को कवच की तरह ढकने का कार्य करता है। आमाशय, आंत आदि इसके उदाहरण है। आमाशय हो गया, आंत हो गई अपनी, ये इसके उदाहरण है। किसके? एपिथीलियम उत्तक के, जो बाहरी और आंतरिक जो सतह है उसकी कवच की तरह ढकने का कार्य करता है। पेशीय उत्तक, दूसरे हो गए अपने पेशीय उत्तक। इस उत्तक की केशिकाएं फैल सकती हैं और सिकुड़ सकती हैं। हमारे हाथों और पैरों में पेशीय उत्तक के माध्यम से ही गति होती है। अपने हाथ जो हिलते हैं, पेशियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा हिलते हैं। पेशीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। अब पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3। ऐच्छिक पेशीय, जिनको अपनी इच्छा के अनुसार हिलाया डुलाया जा सकता है, जैसे हाथ पैर की पेशियां, हाथ हो गया, पैर हो गया, वो ऐच्छिक उत्तक हो गए। दूसरा है अनैच्छिक, यानी जो शारीरिक क्रियाएं अपनी इच्छा से नहीं होती, अपन नहीं कर पाते, उन्हें अनैच्छिक पेशीय उत्तक कहा जाता है। जैसे आहार नली,
अपन भोजन मुंह में लेंगे लेकिन उसको आहार नली में जाने से नहीं रोक सकते। रक्त नलिकाओं की कोशिकाएं यानी जिनमें रक्त बह रहा है उनको भी अपन नहीं रोक सकते। तीसरी आ रही है हृदय पेशी। तीसरा अपना आ रहा है हृदय पेशी। ऐच्छिक और अनैच्छिक हो गए। तीसरा हृदय पेशी उत्तक है। यह हृदय पेशियों से बना होता है। यह बनावट में ऐच्छिक पेशियों के समान होता है परंतु इस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। हृदय पेशी यानी अपना हृदय है, धड़कना बंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है इच्छिक। अपन कर सकते हैं, अपने को लगता है कि अपन कर सकते हैं लेकिन अपन नहीं कर सकते क्योंकि ये हृदय पेशियों से बना होता है। हृदय को रोकना अपने द्वारा संभव नहीं होता। संयोजी उत्तक जो एक दूसरे को आपस में जोड़ता है। यह शरीर के सभी उत्तकों को आपस में जोड़ता है इसलिए संयोजी उत्तक कहा जाता है। यह उत्तक अलग अलग आकृति के होते हैं। हमारे शरीर की हड्डियां, रक्त इन कोशिकाओं से बनी होती हैं। यह अलग अलग स्थिति में अलग अलग कार्य करते हैं। यह है हमारे शरीर की निश्चित आकृति में सहारा प्रदान करते हैं। ये हो गया अपना संयोजी उत्तक है। अपना रहा तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक यानी तंत्रिका तंत्र होता है अपना उत्तक है ना। तंत्रिका तंत्र से बनी कोशिकाओं के द्वारा जो उत्तक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तंत्रिका उत्तक कहा जाता है। हमारी तंत्रिकाएं मस्तिष्क संवेदी अंग मिलाकर तंत्रिका का निर्माण करती हैं। यानी तंत्रिकाएं जो अपने शरीर से विभिन्न सूचनाएं लेकर मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क से कंट्रोल लेकर या फिर जो सूचना लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचती है, उनसे मिलकर बना होता है क्या? तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका या फिर तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका के द्वारा संवेदनाएं शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की खुशबू, संगीत, चोट आदि को अनुभव करते हैं। संवेदनाएं क्या हो गए? खुशबू नाक से अपने अंदर जाती है लेकिन जो अपने नासा छिद्र में जो अपने कणिकाएं हैं वो सूचनाएं लेकर मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और फिर मस्तिष्क से जो कंट्रोल अपने आता है वो अपने फिर कर पाते हैं। तीसरा आ रहा अपना अंग। कोशिका हो गई, उत्तक हो गया, अंग हो गया। अंग चल रहा है मतलब कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। अब हो गया अंग तंत्र। चौथा आ रहा है अपना अंग तंत्र। कौन सा आ रहा है? अंग तंत्र। कोशिकाओं में उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण मानव शरीर में कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र एवं जनन तंत्र। यानी जहां से अपन स्टार्ट हुए थे अंग तंत्र से अपन वापस एंड में वहीं पर आ रहे हैं। अंग तंत्र से अपने स्टार्ट किया था, अंग तंत्र पर अपन पहुंच रहे हैं क्योंकि अंग तंत्रों के माध्यम से ही सजीवों का संगठन स्तर में अंतर होता है। शरीर अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। पादप एवं जंतुओं में अलग अलग अंग होते हैं जिनके माध्यम से उनका संरचना ढांचा बनता है। सजीव जगत का संगठन स्तर संक्षेप में यानी छोटे रूप में बता रहे हैं। जीव निर्माण की प्रक्रिया। अब जीव निर्माण कैसे होता है छोटे रूप में बता रहे हैं, पहले अपन ने पढ़ लिया। अब आ रहा है अपना कोशिका। सबसे पहले कोशिका बनती है। एक कोशिका विखंडन से अनेक कोशिकाएं बनती हैं, फिर इनके विखंडन से ऐसे कोशिकाएं बनती बनती उत्तकों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? उत्तकों का। जैसे ये एक समूह हो गया। क्या हो गया? एक समूह हो गया। ये कोशिका है, इसका विखंडन हुआ, ये कोशिका बन गई, इसका विखंडन हुआ, ये बन गई, इसका विखंडन हुआ, ये बन गई। ऐसे एक समूह बनकर क्या बनते हैं? उत्तक। फिर उत्तकों का निर्माण से क्या बनता है? ये उत्तक बन गए, ये उत्तक बनकर अंग बन गया यानी अपने हाथ बन गए। फिर हाथ के अंग तंत्र यानी अंगों का, अंगुलियों का भी तो विकास होना है और ऐसे होते होते एक जीव का विकास होता है। उच्च संगठन स्तर, ये तो निम्न तौर पर हो गया। उच्च जनसंख्या बनती है। जैसे भारत में इतनी जनसंख्या है। जैव समुदाय, अब इसमें समुदाय भी अलग अलग हैं। जैसे कुछ पक्षी समुदाय के हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ मनुष्य समुदाय में भी अलग अलग समुदाय में विस्तृत होते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र, जैव समुदाय से क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र। मैं आपको शॉर्ट में एक बार पारिस्थितिकी तंत्र समझा देती हूँ। उपभोक्ता क्या कहा जाता है?
इनको क्या कहा जाता है? पेड़ पौधे हैं, उनको क्या कहा जाता है? उपभोक्ता, यानी खुद उत्पन्न होते हैं। इनको खाते हैं छोटे जीव, जिनको प्राथमिक उपभोक्ता, ये उत्पादक होते हैं, सॉरी, पेड़ क्या होते हैं? उत्पादक। ये हो गए, ये क्या है? उत्पादक। इनको छोटे छोटे जीव खाएंगे, ये हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। इनको फिर कोई बड़ा जीव खाएगा, वो हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। फिर इसको भी कोई बड़ा जीव खाएगा, ये क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता। फिर ये इनको कोई खा नहीं सकता क्योंकि सबसे बड़े जीव हैं, ये मर जाते हैं। और मिट्टी में कुछ अपघटक जीव होते हैं, सूक्ष्म अपघटक जीव, जो इनके भोजन का अपघटन करते हैं, उनके माध्यम से ये मिट्टी में वापस मिल जाते हैं और वहाँ पर फिर से पौधा स्टार्ट होता है। तो ये पारिस्थितिक तंत्र, यानी जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर आके ख़त्म होता है। ये सर्किल बना रहता है, क्योंकि इस सर्किल को टूटने से फिर जैविक समुदाय चल नहीं सकता। जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तृत रूप क्या होता है? जैव मंडल। हो गया अपना। अब जैव समुदाय और जीव मंडल बता, हमारे पर्यावरण में अलग अलग जैव समुदाय पाए जाते हैं, जैसे जीवन यापन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे खेत के छोटे छोटे पानी में, गड्ढों के पानी में, बाग बगीचों में होते हैं। मनुष्य भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं। जीव मंडल, हमारे पृथ्वी के संपूर्ण जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल में सभी जैव समुदाय को शामिल किया जाता है। वहाँ पर रहने वाले सजीव और निर्जीव घटक शामिल होते हैं। सो अपना आज का कंप्लीट होता है टॉपिक सजीव जगत या सजीव संगठन स्तर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे। आपको अदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिटन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पर।